जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिक जीके जीएस का 50 प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही पॉपुलर है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चाहे वो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या एसएससी कोई एग्जाम हो, या एसएससी जीडी का एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, या कोई भी फोर्स लाइन का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके जीएस का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन और उसको बनाते हैं, समझते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले हमने आपके सामने रखा है कि दिल्ली की तख्त से शासन करने वाली पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो कौन थी दोस्तों? तो ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की वह महिला शासिका जो कि मुस्लिम थी और पहली महिला शासिका थी तो रजिया सुल्तान, यही एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत काल में शासक बनी थी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। अच्छा, किस वंश के शासक थे? तो किस वंश के शासक थे? तो गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के ये शासक थे। अब आ गया क्वेश्चन पूछ सकता है कि रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी? तो गुलाम वंश के। या इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का। अब देगा कि गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? तो गुलाम वंश का स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था? तो 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? तो 1206 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा कि एक बलबन था। बलबन किसका गुलाम था? बलबन जो है किसका गुलाम था? तो बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। और फिर दे देगा इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका? तो ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। और ऐबक किसका गुलाम था? तो मुहम्मद गौरी का। किसका? मुहम्मद गौरी। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बलबन किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मुहम्मद गौरी का। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है मलयालम किस राज्य की भाषा है। ठीक है, तो साउथ की भाषा है मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, केरल राज्य में जो है मलयाली भाषा यानी कि मलयालम भाषा बोला जाता है। अब साउथ में कुछ राज्य हैं जैसे कि कर्नाटक। अब कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है, क्या बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है, कन्नड़। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तमिल बोली जाती है, तमिल भाषा बोली जाती है। अब उसके बाद आता है कौन सा? आपको एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा और एक तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। इन दोनों राज्यों में क्या कि तेलुगु बोला जाता है दोस्तों, तेलुगु। याद रखिएगा, इन दोनों में तेलुगु बोला जाता है। यानी कि मलयालम जो है केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। एक और राज्य है दोस्तों नागालैंड। याद रखिएगा, नागालैंड क्यों मैं बता रहा हूं कि नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वहां अंग्रेजी है, इसलिए इस राज्य को भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी बाबर और किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी के बीच में। अब कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी, जिसमें क्या हुआ? बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की शुरुआत होती है, यानी कि मुगलों की सत्ता शुरुआत होती है। तो और एक क्वेश्चन पूछता है कि इब्राहिम जो लोदी है किस वंश का शासक था? तो लोदी वंश का जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर जो है भारत में क्या करता है? मुगल वंश की शुरुआत करता है। मुगल वंश की शुरुआत, यानी कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कौन करता है? तो बाबर करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 3 क्वेश्चन बनता है। पहला कि पानीपत कहां है? तो हरियाणा राज्य में है, याद रखिएगा। अब फिर ये तो हुआ कि प्रथम लड़ाई कब हुआ? पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ। द्वितीय लड़ाई कब हुआ? तो 1556 याद रखिएगा। किसके बीच हुआ था? तो अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। जिसमें क्या हुआ? अकबर की जीत होती है और हेमू की पराजय होती है। तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध तो 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। इस तरह से एक क्वेश्चन से दोस्तों आप कई क्वेश्चन एक बार में याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है राजस्व या मालगुजारी शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्व की शुरुआत करने में अकबर की सहायता किसने की या मालगुजारी की शुरुआत करने में अकबर की सहायता किसने की? तो कौन था वो? तो था टोडरमल। ठीक है, टोडरमल इसका आंसर हो जाएगा। और जो है आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर का दीवान कौन था? अकबर का यदि दीवान पूछ देगा तो भी हो जाएगा आपको कौन? टोडरमल। ठीक है, अकबर का दीवान जो है टोडरमल था। इसने जो है 1580 ईस्वी में एक व्यवस्था लागू की थी जिसको कहा है दहसाल बंदोबस्त। ठीक है, दहसाल बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो टोडरमल ने 1580 ईस्वी में। और यह अकबर का जो है दीवान था। कौन? टोडरमल, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है चोल काल की प्रसिद्ध मूर्ति कौन थी? यानी कि चोलकालीन प्रसिद्ध कौन सी मूर्ति थी? तो थी यह नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, चोलकालीन प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी थी? तो नटराज की मूर्ति। अब यह किसका बना हुआ था? नटराज जो है कांस्य की प्रतिमा थी, कांस्य की मूर्ति थी। ठीक है, याद रखिएगा, किसका बना हुआ था? तो कांस्य का बना हुआ था। और कांस्य किसका बना होता है? तो तांबा प्लस टीन का, तांबा प्लस टीन, यानी कि Cu+Sn। ठीक है, इसका बना होता है। ठीक है, अब देखिए चोल वंश का स्थापना किसने किया था? चोल वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो ये था विजयालय। याद रखिएगा, चोल वंश का स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने। इनकी राजधानी कहां थी? इनकी राजधानी कहां थी दोस्तों? तो तंजौर थी। तंजौर, इसको तंजावुर भी कहीं कहीं लिखने को मिल सकता है। तंजावुर, कहीं कहीं आपको तंजौर भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं तंजावुर देखने को मिलेगा। ये किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु, याद रखिएगा, तमिलनाडु में
ये तंजौर या तंजावुर पड़ता है। और तंजौर में एक सबसे प्रसिद्ध जो है मंदिर है, क्या है? तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, जिसे कि राज राजेश्वर का भी मंदिर कहा जाता है। राज राजेश्वर का भी मंदिर कहा जाता है। और यह मंदिर जो है भगवान शिव का है। ठीक है, किस भगवान का है? भगवान शिव के लिए समर्पित है, यानी कि भगवान शिव का मंदिर है। और इस मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज राजेश्वर ने ही इस मंदिर को बनवाया था। और यह कहां पड़ता है? तो तंजौर में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहली बौद्ध परिषद या संगीति कहां हुई थी? आपको कहीं कहीं बौद्ध परिषद भी देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं संगीति भी मिल जाएगा, इसीलिए मैंने आपको दोनों लिख दिया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो क्या कह रहा है कि पहली बौद्ध परिषद या संगीति कहां हुई थी? तो याद रखिएगा कि देखिए 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में कहा? राजगीर में हुआ था। और उस समय मगध का शासक कौन था? मगध का शासक जो उस समय अजातशत्रु था, अजातशत्रु। याद रखिएगा कि पहली बौद्ध संगति कहां हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में हुआ था। और उस समय मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु। याद रखिएगा। अब यदि ये तो पहला हुआ कि पहला संगीति, ठीक है, अगर मान पूछ दिया कि दूसरी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में जो है वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और उस समय मगध का शासक कौन था? तो याद रखिएगा कालाशोक जो है उस समय मगध का शासक था। अब यदि मान लीजिए तीसरी बौद्ध संगति पूछ देगा कहां हुआ था और कब हुआ था? 250 ईस्वी पूर्व कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था दोस्तों। और उस समय शासक कौन था? तो मगध का शासक उस समय सम्राट अशोक था। ठीक है, याद रखिएगा सम्राट अशोक था। और पूछ देगा कि चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? चौथी बौद्ध संगति कब और कहां हुई थी? तो ये जो है 98 ईस्वी में, 98 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, 98 ईस्वी, या इसको कहीं कहीं प्रथम शताब्दी भी देता है, प्रथम शताब्दी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। कहां हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। ये कुंडलवन कहां पर पड़ता है? तो कश्मीर में। याद रखिएगा कुंडलवन कहां पड़ता है? कश्मीर में। और उस समय मगध का शासक कौन था? तो सम्राट कनिष्क था, सम्राट कनिष्क। याद रखिएगा सम्राट कनिष्क था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म किस संगति के बाद में दो धर्म बढ़ गया था? तो जो है चौथी संगति। याद रखिएगा चौथी संगति के बाद बौद्ध धर्म क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? तो पहला हीनयान और महायान। ठीक है, इन दो भागों में बढ़ जाता है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है, लेकिन चौथा जब संगीति होता है उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। इस तरह दोस्तों एक क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक का नाम क्या है? यदि आपसे कहीं भी पूछ दे हर्षचरित के लेखक का नाम, तो हर्षचरित का लेखक कौन था? तो बाणभट्ट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हर्षचरित का लेखक कौन था? तो बाणभट्ट। एक और क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। याद रखिएगा अगर पूछ देगा हर्षचरित का लेखक कौन था? तो बाणभट्ट हो गया। और हर्षचरित यानी कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि का नाम क्या है? तो बाणभट्ट। याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर कहां है? यानी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि क्या है कि प्राणी उद्यान भी कहीं कहीं पूछ देगा और कहीं कहीं चिड़ियाघर भी पूछ देगा। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान कहां है? तो कोलकाता में दोस्तों। कहां है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में है। लेकिन यदि आपसे पूछ दे किस राज्य में है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। कहां? तो पश्चिम
बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो राजधानी है, राजधानी कोलकाता है। तो कोलकाता में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। उस चिड़ियाघर का नाम क्या है दोस्तों? तो नाम जो है चिड़ियाघर का, याद रखिएगा, जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन, उस चिड़ियाघर का नाम जो है जूलॉजिकल गार्डन है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर अपने उद्यान यानी रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ऐसा ही पूछ सकता है कि रॉक गार्डन कहां है? तो याद रखिएगा चंडीगढ़ में। अब ऐसा ही पूछ सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक, यानी कि रॉक गार्डन का संस्थापक कौन है? तो नेकचंद, याद रखिएगा, नेकचंद जो है रॉक गार्डन का संस्थापक है। इसी नेकचंद के नाम पर ही इस उद्यान को नेकचंद रॉक गार्डन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इन्हीं के नाम पे नेकचंद रॉक गार्डन भी कहा जाता है। और यह जो है मूर्ति कला के लिए भी फेमस है। ठीक है, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें जो कलाकारी है सब मूर्ति कला का है, इसलिए मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। और इस वीडियो को लास्ट में दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, यानी कि होमवर्क के लिए दूंगा, जिसका कमेंट आपको करके बताना है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहां पे है? यानी कि यदि आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछ देगा कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो उसका नाम है एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है और यह कहां पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है सबसे? तो 8850 मीटर। 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और याद रखिएगा किसकी ऊंची चोटी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। और एक क्वेश्चन देता है दोस्तों कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। यानी कि वे लोग इसे ब्रह्मांड की माता कहते हैं इसे। ठीक है, ब्रह्मांड की माता कहते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है इसको, तिब्बत में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में जो है एवरेस्ट को कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। कोमोलंगमा किससे कहते हैं? तो एवरेस्ट को यहां एवरेस्ट हो जाएगा, एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। तिब्बत में क्या कहा जाता है? कोमोलंगमा कहा जाता है। और ये किसकी चोटी है? तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और एक बात कि इसका एवरेस्ट नाम क्यों पड़ा? तो क्या है, भारत का एक महासर्वेक्षक था, भारत का महासर्वेक्षक जिसने कि सर्वे किया और माउंट एवरेस्ट का पता लगाया कि इसकी स्थिति कहां है, वो थे जॉर्ज एवरेस्ट इनका नाम था। इन्हीं जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम जो है माउंट एवरेस्ट पड़ा था। इसको माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा, डायरेक्ट एवरेस्ट भी कह सकते हैं, माउंट एवरेस्ट भी कह सकते हैं। इस तरह से एक और क्वेश्चन इसका बनता है दोस्तों, तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को ही दोस्तों तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। इस तरह से एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन याद कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा है और समझा है तो आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? दूसरा, चोल वंश की राजधानी कहां है? और तीसरा,
किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।